फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद कहानी, जिसे सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। देविका जी अपनी ज़िंदगी में अपने बहू और बेटों के फ़र्ज से अब आज़ाद थी। उन्हें जो शिक्षा और संस्कार की अपने बेटों और बहुओं से अपेक्षा थी, उस पर उनके दोनों बेटों और बहुएं खरे उतरे थे। अर्थात आज कुछ बहुएं जो आते हैं घर में सास बन बैठ जाती है और सास एक लाचार बहू बन जाती है, लेकिन वो वैसे नहीं होने दी। देविका जी की दोनों बहुएं देविका जी के एक ही इशारों पर नाचती। तो आज की कुछ सास जैसे नहीं थी, वे अपनी समझदारी और स्वयं अपने दम पर आज भी समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा पाने वाली स्त्री के रूप में खड़ी थी। उन्हें अपने बेटों और बहुओं के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं था। अपने परिवार में अपने बहुओं के प्रति उनका रुख कुछ कड़ा ही था। हाँ, शायद ठीक भी था, क्योंकि आज का समय ही कुछ ऐसा है कि कमज़ोर और अकेला होने पर अपने ही परिवार में इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं मिलती और कुछ बहुएं सास बन बैठ जाती हैं। तो पहले से ही वे सोच चुकी थी कि आज इस कलयुग में कुछ नया होना चाहिए, नहीं तो शायद दुख और तकलीफ के सिवा शायद मुझे कुछ ना मिले और मन में छिपे हुए सपने अधूरे छोड़कर ही जाना पड़े। अरे बड़ी बहू, सुबह के 7 बजने वाले हैं, क्या चाय बना है कि नहीं? तुम्हें पता है कि 7 बजने से पहले चाय इस घर में बन जाना चाहिए और बच्चों को डिप्टी भी तो जाना होता है, फिर भी तुम लोगों को इतना लेट हो जाता है। अरे आज की बहुएं भी तो है, जरा देखो उनको। खैर तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने ही तुम्हें अपने सिर पर चढ़ाए रहती हूँ। तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी हूँ। अरे वह तो शुक्र है कि ललित बेचारे अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी में भी हमारी आज तक सेवा करता रहा है, नहीं तो ना जाने हमें खाना भी मिल पाता कि नहीं इस घर में। ना जाने उस समधन ने मुझे किस गलती के लिए मुझे तुम्हें मेरी बहू बनाकर सबक सिखाया है। जी माँ जी, अभी बना रही हूँ, अब बन ही गया है। माँ जी अब ला रही हूँ। नहीं, क्यों लाओगी? रोज़ एक ही बात बतानी पड़ती है। आखिर ललित भी कितने दिनों तक अपनी ज़िंदगी से लड़कर हमारे लिए खाना बनाता रहेगा? अरे तुम लोगों से अगर नहीं बनता तो वो भी छोड़ दो, अब कल से वही 8 बजे आएगा तो बनाएगा। वैसे भी तुम दोनों से कुछ होता ही कहाँ है, 6 बजे तक सोती हो। समधन ने मुझे अच्छा भेंट बहू के रूप में दिया था, उसने मुझे ठग ही दिया, तभी छोटी बहू चाय लिया आई। देखो सुरभि, तुम तो ज़रा आलस छोड़ो और एक नई नवेली बहू की तरह इस घर के काम में हाथ बटाओ, वरना तुम दोनों का यही हाल रहा एक दिन तो मायके भिजवा दूंगी। तब वहीं दिन रात सोते रहना और बैठकर खाते रहना। देखती हूँ मैं भी कि तुम्हारे माँ बाप कितने दिनों तक बैठाकर खिलाते हैं तुमको, अब तुम्हें पता चलता है। इसलिए फिर हुआ तो तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करके पहले बोल देती हूँ, कान खोलकर सुन लो। नहीं नहीं माँ जी, हमसे अब गलती नहीं होगी। तो ठीक है, मैं 5 दिनों के लिए बनारस जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि तुम लोग एक इंसान की तरह एक नई नवेली बहू की तरह पेश आओगी। और हाँ, ज़्यादा देर तक ललित काका को घर पर ना रुकाना, वो भी बेचारे इतने सालों से हमारे ही घर में काम कर रहे हैं। उसका शरीर भी अब ज़्यादा दिन तक काम करने वाला नहीं है, और जब तुम इतनी नई नवेली हो फिर भी तुम से खाना नहीं बनता, तो वह तो अपने बुढ़ापे में भी हमारे लिए काम करता है। तो बिना किसी चाहत और स्वार्थ के, बिना मेरे जाने के बाद उनसे ही सारे काम मत करवाना। वह हमारे घर में ज़रूर काम करता है, लेकिन मैंने उसे आज तक कोई एक नौकर नहीं समझी, बल्कि मैंने उसे एक परिवार के सदस्य की तरह ही समझी है। तो कह देती हूँ तुम लोगों से। जी माँ जी, ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी बहू ने कहा। लेकिन देविका जी 5 दिन के लिए भी बनारस गई थी, लेकिन आज 12 दिन होने वाले थे। बेटे रोज़ फ़ोन करते, अरे माँ जी आप कब आ रही हैं? आपके चले जाने पर घर सूना सा हो गया है, आपकी बहुत याद आ रही है। माँ जी, आपकी आवाज़ इस घर में गूंज जाता था, लेकिन सूना सा हो गया है। अरे घर में सुबह सुबह अब लग रहा है कि बिना खाना खाए डिप्टी जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ सुरभि कल से रो रही है, खाना नहीं बना रही है। क्या? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ बेटा। और उन्होंने गुस्से में भाव से फ़ोन रख दिया। तो सुबह जब देविका जी आई तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तो अब उनका गुस्सा एक बिजली की तरह उनकी बहुएं पर टूटने वाली थी, जिससे कोई उन्हें बचा नहीं सकता था। छोटी बहू, तुमसे मुझे यह अपेक्षा नहीं था कि ऐसा करोगी। अरे तुमसे अपने पति के लिए खाना नहीं बनता तो
इस धरती पर क्यों रहती हो? तुम वहीं जाओ अपने माँ बाप के पास, वहीं बैठकर खाना और वहीं सोना। हमारे घर में अभी तुम लोगों को रहना है तो यहाँ हाथ पैर चलो तो चलाना ही पड़ेगा, और ऐसे अपाहिज की तरह व्यवहार करते रहने में तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे देखो, और भी तो बहुओं हैं, और वैसे भी यहाँ फ्री का सब कुछ नहीं आता। दोनों बहुएं रोती रही और चुपचाप बातें सुनती रही। आज देविका जी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। अरे तुम दोनों को रोज़ रोज़ यही बर्ताव और काम में ऐसी बचकानी हरकतें करना मेरे बस की नहीं है। अब यहाँ रहना है तो ऐसे आंसू गिराने से काम नहीं चलने वाला, कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम लोगों को शादी करके आज मैं पछता रही हूँ, अब कुछ बोलोगे भी कि नहीं? तभी बड़ा बेटा सूरज बोला पड़ा, मैं ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये आपके जाने के बाद अपने काम कर रही है थी, लेकिन सुरभि के शादी में जो आपने वो सोने के हार उसे दिया था उसकी अलमारी से गायब हो गई है, इसी कारण वो रो रही थी। तो घर में तुम ही लोग रहते हो और तुम्हारे कमरे में कौन जाता है? देविका जी ने बोला, कौन ले गया होगा? माँ सुरभि और हमारा शक ललित काका पर है, क्योंकि वह घर में नए हैं और उनके सिवा और कोई काम कर ही नहीं सकता। तो ललित वही कोने में खड़ा होकर चुपचाप सभी बातें सुन रहा था और अपने आंखों से आंसू की बूंद को टपकाता जाता और हाथों से पोंछता और बोलता कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी छोटे बेटे ने कहा कि माँ, यह जरूर लालच में पड़ गया होगा, तभी उसने यह गलती की है, हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। तभी देविका जी बोली कि अब चुप करो भी, बिना सोचे समझे और बिना जाने किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हो। अरे किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले एक बार तो उससे पूछ तो लेते। उसकी इस अवस्था में भी तुम लोगों ने उस पर ऐसे कैसे शक कर लिया? वह एक नौकर नहीं है। हाँ, तुम्हारे नज़रों में अवश्य एक नौकर है, तभी तो तुम लोग बिना देखे सिर्फ शक के आधार पर उस पर आरोप लगा दिए और उसकी आंखों में आज तुम लोगों ने आंसू दे दिए। अरे यह तो मेरी शादी के वक्त से ही यहाँ रह रहा है, यह तो उस समय से काम कर रहा है जब इस घर में मैं नहीं आई थी, जब वह एक रोड पर लाचार बैठा था। उसकी आंखों में आंसू और उसकी ज़िंदगी में वह तूफान था। ये दिन याद करते हुए भी मैं कांप जाती हूँ। वह अपने माँ बाप से अकेला था। बचपन में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चल बसे थे। वह उस ठंडी रात में रोड पर सुनसान बैठा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। वो तो भगवान का शुक्र है कि तांगा वाला वहीं छोड़कर चला गया। तुम्हारे पापा ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा? तो वह बोला, अब नहीं जी पाऊँगा साहब। तो मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ भैया? वह बोला कि आज 8 दिन से भूखा हूँ। यह सुनकर उसी समय में बिना सोचे उसे अपने भाई के रूप में उसी दिन घर लाई। और वैसे भी मेरे इस दुनिया में मेरा कोई भाई नहीं था। हर साल रक्षाबंधन के दिन मैं उदास रहती और भगवान से हमेशा कहते कि आपने मुझे एक भाई क्यों नहीं दिया। और वह शायद दिन आ ही गए। तो मैंने घर में उसे कहा था कि तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ करना है, लेकिन वह बोला, नहीं दीदी, मैं आपके भाई के रूप में अवश्य आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप मुझे इस घर में काम करने वाले के रूप में ही रखो। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। खैर, देविका जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और वही सोने का हार निकाल कर अपने बैग से बड़ी बहू को हाथों में दे दिया और बोला कि तुम लोगों से मुझे यह आशा नहीं था कि तुम एक निर्दोष व्यक्ति को आरोपी बनाकर उसकी आंखों में आंसू दे दिया। तभी देविका जी ने अपने बैग से वह सोने का हार निकाला और उन्होंने बहू सुरभि के हाथों में थमा दिए। इसे देखकर सारे लोग बोल पड़े, माँ आप ली थी? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे भाई को एक नौकर समझ रहे थे और इस दुर्व्यवहार को मैंने कई बार देखा था। अरे उस बेचारे ने तुम्हें इतना चाहा और आज तक तुम लोगों के लिए खाना बनाने और देखभाल में ही अपना जीवन बिता दिया और तुम लोग उससे घृणा करते। इस दुर्व्यवहार को मैं जब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और शायद उसके बारे में बताती तो तुम लोगों को यह विश्वास होता या नहीं, या मेरी बातों को सुनकर भी तुम उसे मानते भी कि नहीं। तो इसीलिए मैंने यह रास्ता चुना। हाँ, उसे ठेस जरूर पहुंची होगी, लेकिन वह सिर्फ आज तक ही पहुंची। लेकिन अब वह शान से इस घर में अब किसी की बात सुने बिना रह सकेगा। तो देविका जी की बहुएं और बेटों की बहुत पछतावा हो रहा था अपने ललित काका के प्रति। उनके भी आंखें भर आई थी उस दिन। तो उनकी बातों को सुनकर और अपनी सास की वह सोच देखकर वो हैरान रह गई और अपने सास की प्रति उनका समर्पण और भी ज़्यादा मजबूत हो गया और बेटों का अपने माँ के प्रति और स्नेह बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और
अपने हैं तो इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।